Hello, my cute little neathearts. I'm Preeti Singh, MBBS third year student, and here I'm covering all the concept of biology. ठीक है, बहुत टाइम बाद में फिर से कोई वीडियो बना रही हूँ. बहुत इनकन्सिस्टेंट चल रहा है सब कुछ क्योंकि मेरे एग्जाम चलते रहते हैं, इतनी सारे क्लासेस पोस्टिंग वगैरह या तो बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल. और पता है लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो सारी फैसिलिटी नहीं होती है जो हमें चाहिए होते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, बट वो फिर भी मेहनत करते हैं. ठीक है, मे बी उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनमें एक चीज़ बहुत खास होती है, वो होती है सक्सेस की भूख. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल इतना हंगरी हो जाना है कि आपको सक्सेसफुल होना ही होना है. लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपकी ज़िद होनी चाहिए सक्सेसफुल होने की, तभी आप कुछ कर पाएंगे. और जिन लोगों में ज़िद होती है ना, उनके सामने कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम से लड़ करके सक्सेसफुल हो ही जाते हैं. मैं खुद का अपना बता रही हूँ. आई थिंक आई नेवर हैड अ प्रॉपर कोचिंग, नेवर. मैं बस सेलेक्ट हुई थी. मैं बताऊंगी पूरे 90% मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे हुआ है. 10% मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लिए थे सिर्फ फिज़िक्स के लिए उससे. और कोरोना के टाइम पे मतलब हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल नहीं थी और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, शोर शराबा सब होता रहता था. छोटा सा घर था, लेकिन स्टिल आई वॉज सो डेडिकेटेड एंड सो पैशनेट कि मुझे करना ही करना है चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ज़िद के साथ लगे रहेंगे, कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, चाहे आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बेशक आपको कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा होगा, क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि बहुत कम सपोर्ट मुझे मिला है फ्रॉम माई फैमिली और एनीवन. बट एक मेरा क्या होता था, मैं अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहती थी. तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ऐसा लगता है यार कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम खुद के लिए हो, ये चीज़ हमेशा खुद को याद दिलाओ. और स्पेशली ये बात मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए पता है क्या चीज़ है, थोड़ी सी और भी ज़्यादा टफ हो जाती है. अगर आप कोई नैरो माइंडसेट फैमिली में हो, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि भैया शादी करा देंगे, इसे खिलाने के लिए तो कोई है, वहाँ पे आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. हर उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम वहाँ से निकलो, अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने लिए ज़िंदगी जियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में. एक लड़की का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और वो उसके थ्रू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखेगी. तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल तुम हो जाओ. बहुत हो गया आज का ज्ञान. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. पहले देखते हैं डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड जो है वो 2 बार सर्कुलेट होता है. ठीक, कैसे देखो, बॉडी से बिना का हुआ डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से वही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड. ठीक, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाती है आपके लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होती है. फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर के आते हैं लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ब्लड को, ऑक्सीडेटेड ब्लड को अओर्टा लेकर के जाती है बॉडी में. कैसे याद रखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन, बॉडी के पास कहाँ से ब्लड आया और बॉडी से कहाँ ब्लड गया, ये वाला पार्ट जो है ये आता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में. कौन कौन सा, राइट आर्टरियम, बॉडी और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी वर्ड बेसिकली हम लंग्स के लिए यूज करते हैं. तो लंग्स में कहाँ से ब्लड आया और लंग्स से ब्लड कहाँ गया. ठीक, तो लंग्स में कहाँ से ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल से, और लंग्स से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरियम में. तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम और लंग्स आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में. ये पूछा जाता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आपको याद रखना है. यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड इज प्रोवाइडेड टू बॉडी का, ब्लड बॉडी को दिया जाता है. ठीक है, बॉडी क्या करते हैं, उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेती है और उस ब्लड के अंदर CO2 डाल देती है. ठीक है, ब्लड का काम ही होता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और ब्लड के और जो सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गन की, वो क्या करते हैं, अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट CO2 वगैरह उस ब्लड में डाल देती है. ठीक, कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है. अब भैया जो आपका दिल है वो भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो ब्लड चाहिए. ठीक है, तो अओर्टा की एक ब्रांच होती है जो क्या कहते हैं, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है. इसमें कोरोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड किसको देती है, हार्ट को. कोरोनरी वेन
डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, याद रखना कोरोनरी में कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। ठीक, कोरोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम कार्डियक मसल टू द राइट एट्रियम। कोरोनरी वेन क्या करते हैं, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हार्ट मसल से राइट एट्रियम में लेके जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है यार, हार्ट से जाहिर सी बात है ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कौन लेके जाता है, कोई आर्टरी। आर्टरी के बाद जो कैपिलरीज होते हैं वही तो ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं, मतलब क्योंकि कैपिलरी के लेवल पे एक्सचेंज होता है, तो कैपिलरी से इंटेस्टाइन में गई। अब यहाँ होता क्या है, नॉर्मली तो इंटेस्टाइन से जो वेन है, ठीक है, रीनल वेन, वो हार्ट के पास डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेके जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इंटेस्टाइन से क्या होता है, इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है वो फिर से कैपिलरी बना लेती है, और कैपिलरी बना के वो लीवर के पास जाती है। लीवर के पास क्यों जाती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर में होती है डिटॉक्सिफिकेशन, सारे टॉक्सिन्स वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ पे सिस्टम होता है, कफर सेल्स वगैरह होते हैं, वो अभी तुम्हें नहीं जानना है। ठीक, फिर लीवर से हेपेटिक वेन वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट में। देखो यहाँ पे हाइपोफाइसिल पोर्टल सर्कुलेशन, हार्ट से आर्टरी ब्लड को लेके जाती है हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से हाइपोफिशियल पोर्टल वेन जो है वो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लेके जाती है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी वेन हार्ट के पास दोबारा से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ब्लड में हार्मोन्स जाते हैं, तो यहाँ ये सिस्टम इसलिए है ताकि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को रेगुलेट कर सके। ठीक है, हार्मोनल मैकेनिज्म में ईजिली हो सके, इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में ईजिली जा सके, डायरेक्टली जा सके, इसलिए यहाँ पर होता है हाइपोफाइसिल पोर्टल सर्कुलेशन। एक बार दोबारा बताती हूँ, हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से ने हाइपोफाइसिल पोर्टल वेन में, जाहिर सी बात है इस जो ब्लड ही कैरी करेगी वेन, इसमें भैया हार्मोन्स वगैरह भी होंगे, तो वो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे आके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम बनता है हाइपोफाइसिल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी वेन जो है वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट पे ले आएगी। तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, तुमको ये आना चाहिए बस, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आपका जो हार्ट जैसे काम कर रहा है, ठीक, किस तरीके से काम कर रहा है, उसको रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, वो दो तरीके से रेगुलेट होते हैं, एक इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन हमें ऑलरेडी पता है कि हार्ट के पास खुद ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी एक्टिविटी को ऑटो रेगुलेट कर सकता है। ये हमने देखा था कि वो खुद ही अपने इम्पल्स जनरेट कर लेता है, ठीक है, थ्रू दी नोडल टिश्यू, हमने पहले पढ़ा है ऐसे नोड और एवी नोड के थ्रू। दूसरा है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन कैसे, आउटसाइड द हार्ट कैसे कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है। दो तरीके से होते हैं, एक ब्रेन के थ्रू, ब्रेन में आपके मेडुला ओब्लंगाटा होता है, ठीक है, जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कैसे, जो मेडुला ओब्लंगाटा से कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है, वो कार्डियक मसल्स को इनर्वेट करते हैं। दो तरीके के नर्व फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एंड सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो अपनी नर्व एंडिंग पे रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हार्ट बीट को कम कर देता है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से सिम्पैथेटिक नर्व जो होते हैं अपनी नर्व एंडिंग पे रिलीज करवाते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। तुम्हें पता है ना कि ब्रेन के दो रीजन्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सब कुछ आता है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है हार्मोनल रेगुलेशन। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है वहाँ से रिलीज होते हैं दो हार्मोन्स, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है और कार्डियक आउटपुट फिर बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं, हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल मेंटेन रहता है। फाइन, एक और चीज़ है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, जब 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हार्ट बीट हो जाती है, दैट इज टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया होता है जब हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है जब का हार्ट ढंग से काम नहीं करता है। पहला हाइपरटेंशन, सुना होगा ना कि बीपी बढ़ जाना या कम हो जाना,
ठीक है, वही होता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। 120/80 मिलीमीटर मर्करी फाइन प्रेशर की यूनिट होती है। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम का प्रेशर। और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है उस टाइम का प्रेशर। तो आपको पहली बात ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन ब्लड वेसल वॉल। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो करते हुए कुछ प्रेशर लगाएगा इन वॉल्स पर, इन आर्टरीज की वॉल्स पर, दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक, हाइपरटेंशन के केस में क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर 140/90। 140/90 बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपका कार्डिक फेलियर भी हो सकता है और बहुत सारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं, लीवर किडनी वगैरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, जो कि होता है 110/70। ठीक, 110 आपका क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 70 क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हाइपोटेंसिव कंडीशन। अब देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होगी। फाइन, क्या होता है ब्लॉकेज और प्लेक फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी लीड टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अब होता क्या है, जो आर्टरी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर कुछ ना कुछ इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ से नॉर्मल ब्लड सप्लाई जा रही है हार्ट को। अब हुआ क्या, इसी ब्लड वेसल्स में, इसी कोरोनरी आर्टरी में कुछ चीज़ें आकर के डिपॉजिट हो गई, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड, फैट वगैरह। तो हुआ क्या, ये जो एरिया इतना वाइड था ल्यूमेन, अब वो नैरो हो गया। ठीक, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। होता क्या है कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस आपने डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है, वो अनचेक्ड रह गया, हमें नहीं पता चला कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, बहुत टाइम तक उसको कोई इलाज नहीं हुआ, तो होता क्या है और फर्दर डिपोजिशन होता जाता है फैट का, कैल्शियम का, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आर्टरी की वॉल्स होती हैं ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है और इनलास्टिक हो जाती है, ठीक है। तो इन आर्टरीज के रप्चर होने के भी चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल हैमरेज होने हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, सो अब हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ये बेसिकली चेस्ट पेन है, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल्स को जितना ब्लड चाहिए होता है, जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो सिम्टम हो सकता है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का। किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, बहुत एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, तो समझ लो कि उसको उसका या तो हार्ट फेल होने वाला है, या उसको हार्ट अटैक आने वाला है, या कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। दूसरी डिजीज है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर या नाम से ही पता चल रहा है कि दिल फेल हो गया। फेल कब हो जाती है कोई चीज़, जब वो अपना काम नहीं कर पाती है। हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू कंजेशन इन लंग्स। हार्ट फेलियर का क्या मतलब है कि जो हार्ट है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लंग है उसमें कंजेशन हो जाती है। अब लंग में कंजेशन कैसे हो जाती है, अगर मान लो जो हार्ट है वो ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है जितना उसे पंप करना है, उसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर में ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आउटर में जाएगा तभी तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अब वो हो ही नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होगा, बैक फ्लो हो जाता है, वो जो ब्लड है वो लंग्स में वापस चला जाता है, लंग्स में वापस जाके वहाँ लंग्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो एयर सैक्स होते हैं, एलिवलाई होते हैं, वहाँ पर जाकर के ये जो ब्लड है बैक फ्लो करके वहाँ स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से लंग से वो लीक आउट होने लग जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेशन इन लंग्स। फाइन, दिस डज नॉट मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड। जाहिर सी बात है कि हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है जितना उसे चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, सर्टेन रीजन ऑफ हार्ट मस्कुलेशन नॉट रिसीविंग इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीड टू डैमेज इन द रीजन ऑफ हार्ट। क्या होता है यार हार्ट अटैक में, हार्ट का जो कुछ मसल्स हैं उनको उतना ऑक्सीजन या उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें चाहिए, ठीक है। किस वजह से, या तो कहीं यार हार्ट को ब्लड कब नहीं मिल पाएगा, सोचो ना, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी, उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगी जो हार्ट को ब्लड दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है हार्ट भी डैमेज होने की चांसेस है। ओके, सो लास्ट वन इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो सडनली काम करना बंद कर देता है, ठीक है। सो कंप्लीट सेडेशन, स्टॉपेज ऑफ हार्ट एक्टिविटी। फाइन, दिस इज इट फॉर टुडेज। आई थिंक मैंने सर्कुलेशन खत्म करने में बहुत टाइम लगा दिया। ओके,
एंड नेक्स्ट क्लास से हम एक्सक्रीशन शुरू करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव्स अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू फील इट हेल्पफुल सो प्लीज़ शेयर टू क्लास 11 स्टूडेंट्स, और जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो जिनको भी आपको लगता है कि वीडियोज़ उनकी हेल्प करेंगी। सो बाय बाय।